हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के एस्टिमेट के अनुसार 1980 में डायबिटीज़ के करीब वर्ल्ड वाइड 11 करोड़ मरीज़ थे और यह संख्या बढ़ के 2014-15 में करीब 42 से 43 करोड़ हो गई। और डायबिटीज़ की जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, डायबिटीज़ से जुड़ी कई प्रकार की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि इससे हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन का अटैक आ सकता है। लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी एक ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो डायबिटीज़ पेशेंट में हो सकती है। बट प्रॉब्लम की बात यह है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ना तो पेशेंट कंप्लेन करता है और ना तो डॉक्टर पूछता है, और पेशेंट जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है वह चुपचाप सहते रहते हैं, ना तो ट्रीटमेंट सीख करते हैं, ना तो कोई उस चीज़ का बेनिफिट ले पाते हैं। अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूं तो ओवरऑल वर्ल्ड में करीब 6 to 7% पॉपुलेशन में डायबिटीज़ है, और इस 6 to 7% पॉपुलेशन में करीब जो 50 से 70 साल एज ग्रुप के लोग हैं उनमें जो डायबिटीज़ है वो करीब 15 से 20% लोगों में। तो आप समझ सकते हैं कि 15 से 20% लोगों में इतनी सारे बड़े पॉपुलेशन में डायबिटीज़ की संख्या है, और इन पेशेंट्स में करीब ऑलमोस्ट 50-60% पेशेंट में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसा आपको पता होगा कि बाय डेफिनेशन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वह सिचुएशन होती है जिसमें एक पुरुष इरेक्शन को प्रॉपरली अचीव या मेंटेन नहीं कर सकता, विच इज़ सफिशिएंट फॉर इंटरकोर्स। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इतना प्रिवेलेंस है और अंडर रिपोर्टेड है कि इसके बारे में जानना और इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों होता है और क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और क्या ट्रीटमेंट है, तो आज इस वीडियो का मेन फोकस यही 3 बातें होंगी। सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज़ में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्यों है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि डायबिटीज़ में या तो खून की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, हार्ट अटैक आता है, या तो ब्रेन में खून की नसें ब्लॉक होती है तो ब्रेन अटैक आता है, और कई बार नर्व डैमेज होती है, पैरों में सुनपन हो जाता है, पैरों में सेंसेशन नहीं होता है, आपने काफ़ी कॉमन सुना होगा। बेसिकली नर्व और वेसल डैमेज होता है। उसी तरीके से डायबिटीज़ में जो लिंग की नसें होती हैं, जो खून की नसें होती हैं वो सक्रिय हो सकती हैं। लिंग के जो सामने की त्वचा है उनके सेंसेशन कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से स्टिमुलेशन या इरेक्शन ये सारा कुछ कम हो सकता है। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है जो अर्ली डायबिटीज़ में कई बार एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होता है। एंडोथेलियम बेसिकली जो खून की नसें होती हैं उनकी लाइनिंग होती है। इन लाइनिंग में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। और जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए जो कॉमनली दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा टैडालाफिल, सिल्डेनाफिल, वियाग्रा, ये सारी दवाइयाँ नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ा के काम करती हैं। जब एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल भी उसी हिसाब से कम हो जाता है और दवाइयाँ भी प्रॉपर रूप से काम नहीं करती हैं। तो यह 2 मुख्य कारण है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डायबिटीज पेशेंट में आखिर होता क्यों है। डायबिटीज़ पेशेंट में खास बात यह है कि न सिर्फ डायबिटीज़ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करता है, डायबिटीज़ से जुड़ी हुई कई और भी चीज़ें होती है जो इस चीज़ की प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। जैसा कि डायबिटीज़ पेशेंट यूजली मोटापे के शिकार होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं होती है, कई लोग स्मोकिंग करते हैं, कई लोगों में ब्लड प्रेशर की बीमारियां भी होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ब्लड प्रेशर की दवाई प्रॉब्लम भी होती है, ब्लड प्रेशर की दवाइयां भी ले रहे होते हैं। तो ये सारे फैक्टर भी कहीं ना कहीं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी प्रोड्यूस करते हैं। मोटापा, स्मोकिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये सारे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम भी किसी न किसी तरीके से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पैदा करती हैं और प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। अब जानते हैं कि क्या इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है क्या। तो डायबिटीज़, अगर आपकी अर्ली डायबिटीज़ है तो सबसे खुशी की बात यह है कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो प्रॉब्लम होती है डायबिटीज़ होने के करीब 5 से 10 साल बाद ही होती है। तो अगर आप अर्ली डायबिटिक हैं तो आप शुगर को अच्छे से कंट्रोल करके, एक एक्टिव फिजिकल एक्सरसाइज रेजिमेंट ज्वाइन करके, स्मोकिंग क्विट करके, अल्कोहल कंजम्पशन कम करके, एक हेल्दी लाइफस्टाइल कम करके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं। सपोज आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, तब आगे ट्रीटमेंट क्या है। तो इसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के जो यूजुअल ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि दवाइयाँ कॉमन रूप से सिल्डेनाफिल, टैडालाफिल, वर्देनाफिल, अवानाफिल, ये बेसिकली 4 दवाइयाँ हैं जो यूज होती हैं। और इंडिया में सबसे कॉमन जो हम लोग यूज करते हैं वो है टैडालाफिल और सिल्डेनाफिल। जैसे वियाग्रा का नाम सुना होगा, बेसिकली वो सिल्डेनाफिल होता है। इसके अलावा सबसे कॉमनली ड्रग जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो टैडालाफिल होती है। अगर इन दवाइयों से अगर पेशेंट की जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो इट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज उसके बाद नहीं तो फिर और भी टेस्ट करा के देखने होते हैं। जैसे पिनाइल डॉपलर टेस्ट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल करते हैं, देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल तो कम नहीं है।
टेस्टोस्टेरोन का अगर लेवल कम है तो उसकी सप्लीमेंट दी जाती है। पिनाइल डॉपलर पे अगर मान लीजिए खून की नसें पतली हैं या वीनस लीक है, मतलब ब्लड आ रहा है पीनिस में लेकिन लीक हो जा रहा है, उसकी वजह से जो इरेक्शन है वो सस्टेन नहीं हो पाता, अगर ये सारी प्रॉब्लम है तो फिर और भी ट्रीटमेंट ऑफर किए जाते हैं। इसमें नेक्स्ट अगला ट्रीटमेंट आता है, कई बार वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस कहते हैं। वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस में बेसिकली पीनिस के बेस पे एक रिंग लगाई जाती है और उसको पंप के द्वारा पीनिस को खड़ा करने की कोशिश की जाती है। तो वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस बेसिकली एक सेपरेट टॉपिक है, जस्ट नाम बताना ही काफ़ी होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी। तो डायबिटीज़ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आमतौर पे जो दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं वो डायबिटीज़ पेशेंट में इतनी ज़्यादा कारगर नहीं काम करती। तो कई बार तो पेशेंट अगर कंप्लीट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है और पिनाइल डिप्लॉयमेंट में लगता है कि हमें नसें बहुत अच्छी नहीं है, तो कई बार हम बहुत जल्दी या डायरेक्टली भी पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी की एडवाइस करते हैं। बट जब भी डायबिटीज़ पेशेंट में पिनाइल इम्प्लांट की सर्जरी एडवाइस करते हैं, हमें कुछ बातें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि डायबिटीज़ पेशेंट में शुगर कंट्रोल पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी के पहले बहुत ज़रूरी है और शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी में जो इन्फेक्शन अगर होता है तो डायबिटीज़ पेशेंट में उनको निकालने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। डायबिटीज़ पेशेंट में पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी कैसे की जाती है और क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखनी होती है, वो एक सेपरेट वीडियो का टॉपिक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो मैं अगर ब्रीफ में समराइज़ करूं कि डायबिटीज़ पेशेंट में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में क्या क्या पॉइंट हैं, तो सबसे कॉमन कि डायबिटीज़ पेशेंट में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन काफ़ी कॉमन है, ऑलमोस्ट 50 to 60% पेशेंट में हो सकता है। दूसरा, क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? बिल्कुल हाँ। अगर आपको डायबिटीज़ अभी अभी चालू हुई है तो अच्छी फिजिकल एक्टिविटी अपनाकर और वेट लॉस करके और स्मोकिंग छोड़ के, अल्कोहल अवॉइड करके आप डायबिटीज़ में ईडी के प्रोग्रेशन को या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। कई बार जो प्री डायबिटिक होते हैं, अगर वो अच्छी ट्रीटमेंट लेते हैं या डाइट मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, एक्सरसाइज अच्छा करते हैं, तो प्री डायबिटिक स्टेट को रिवर्स करके नॉर्मल स्टेट में भी लाया जा सकता है और डायबिटीज़ से होने वाले न सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और बाकी कॉम्प्लिकेशंस को भी रिवर्स किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रीटमेंट, अगर दवाइयाँ काम नहीं करती तो फिर नेक्स्ट होता है पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी। आशा करता हूँ इससे डायबिटीज़ पेशेंट में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई होगी। धन्यवाद।